नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि मुद्दा गंभीर है। मुद्दा बीजेपी और आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है और आज आरएसएस की प्रतिनिधि सभा, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में शुरू हुई। बैठक शुरू होना ये खबर नहीं है, खबर ये है कि इस बैठक में आखिर चर्चा किस विषय पे हुई। चर्चा हुई मणिपुर पे, मणिपुर हिंसा पे। और हम आपको बताएं कि सह सर कार्यवाह मुकुंद सियार ने जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण है, वो चर्चा का विषय है। और प्रेम कुमार जी से बेहतर उसकी विवेचना शायद कोई नहीं कर सकता। मैं 2 लाइन में सिर्फ 20 सेकंड और लूंगा। जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा है कि मणिपुर पिछले 20 महीने से बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों के बाद अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। साथ में उन्होंने ये कहा है, लेकिन इसमें हालात सुधरने में या सामान्य होने में लंबा वक्त लग सकता है। उन्होंने मणिपुर की बात कही है, जिस मणिपुर को लेके प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बोलती है या बोलते हुए हिचकिचाती है। साथ में उन्होंने जो परिसीमन को लेके और भाषा को लेके केंद्र और तमिलनाडु के बीच विवाद चल रहा है, उस पर उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो दक्षिण और उत्तर के बीच में भेद पैदा करना चाहती है। दो बड़ी चीजें हुई हैं। उधर संसद में, राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं। उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 3 नासूर जो थे सत्ता में आने से पहले 2014 में, उनको खत्म किया है भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की इस सरकार ने। उसमें बड़ा नासूर जो है वो नक्सलवाद है, अलगाववाद है। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सर, मणिपुर को लेके संघ की ओर से बोला गया है, चिंता जताई गई है। जी शुक्रिया प्रदीप जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुबान खोलना ही नहीं चाहते, बोलना ही नहीं चाहते, जिस जगह पर जाना ही नहीं चाहते, उस मणिपुर पर आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में बोला जा रहा है। जी, इसके क्या मायने? क्या आरएसएस ये बताना चाहता है कि मणिपुर पर जो मोदी सरकार की पॉलिसी है उससे हम सहमत नहीं हैं? जी, लगता तो ऐसा ही है। जी, लेकिन फिर आरएसएस से भी प्रति प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 2 साल बाद, इससे पहले एक बार और उन्होंने मुंह खोला था मोहन भागवत जी ने, लेकिन आप क्यों चुप रहे पूरे दौर में? कितनी बार आरएसएस के लोग गए मणिपुर में? चलिए बीजेपी तो नहीं गई, प्रधानमंत्री तो नहीं गए, अमित शाह शुरुआती दौर में जाकर के फिर दोबारा झांकने नहीं गए वहां। मणिपुर की शांति के लिए मीटिंग मणिपुर में होगी कि दिल्ली में होगी? जी, शांति मणिपुर के लोगों के साथ होगी कि दिल्ली के अफसरों के साथ होगी? ये बात थी। और अब आरएसएस कह रहा है कि कुछ नीतियां बदली हैं, नीतियों में बदलाव आया है, तो उम्मीद की किरण दिखती है। तो ये कुछ किरण, फैसले ऐसे हैं जिससे उम्मीद की किरण जगी। हाँ, तो उम्मीद की किरण दिखती है आरएसएस को। ये पूरी उम्मीद क्यों नहीं दिखती है? उम्मीद का सूरज क्यों नहीं दिखता है कि उम्मीद की किरण ही दिख रही है, सूरज की किरण? तो ये बड़े क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखिए, आरएसएस की बैठक में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी जाएंगे और मोहन भागवत से मिलेंगे। ये जी, भी एक बड़ी घटना होगी। और आरएसएस में माना जा रहा है कि इस बार 75 साल की उम्र का सवाल उठाकर नरेंद्र मोदी से भी पूछा जाएगा कि आप जी, भी 75 साल के हो गए, हम सबने तय किया था, तो उसका पालन आपको भी करना चाहिए। जी, तो ये भी घटना बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अभी ये घटित होगी, आसार हैं। तो क्या मोदी जी से 75 साल की उम्र पूरी होने पर पद छोड़ने के लिए कहा जाएगा? यानी इस बार का जो 17 सितंबर 2025 आएगा, वो मोदी जी की के
प्रधानमंत्री तो काल का आखिरी दिन होगा या उसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट क्या होगा, संघ किसको लाना चाहता है, किसको बिठाना चाहता है, ये सारे सवाल जुड़े हैं। बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर के भी जुड़े हैं। इसलिए आरएसएस की बैठक महत्वपूर्ण है और इसीलिए पहला प्रश्न जो आपका था मणिपुर से, कि आरएसएस का मणिपुर के प्रति वो तेवर जो मोदी के हैं उससे उलट दिखना, ये बताता है कि बीजेपी के भीतर मोदी सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिन शुरू हो गए हैं, ऐसा आरएसएस मानकर चल रहा है या संकेत दे रहा है कि अब पानी बदलना चाहिए, रोटी बदलना चाहिए और बीजेपी में भी नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। तब आडवाणी को हटाया था, अब मोदी को हटाने का वक्त आ गया है। जी, लेकिन सवाल सर इसमें भी आरएसएस के जो अलग अलग समय पे जो टिप्पणियां आई हैं, चाहे वो खुद को भगवान मानने वाला या नॉन बायोलॉजिकल कहने वाले बयान पे आरएसएस की ओर से खुद मोहन भागवत का टिप्पणी आई थी, इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे एक बार ये लगता है कि आरएसएस जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करती है और उसके बाद फिर सब कुछ वैसे ही सामान्य चलता है जैसे चलता आ रहा है। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपने बात की, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि 17 सितंबर आने में तो अभी वक्त था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो अभी होना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा साहब ने कहा था कि अब बीजेपी अपने पांव पे खड़ी हो चुकी है और आरएसएस की जरूरत नहीं, उन्हीं नड्डा साहब को इतने दबाव के बावजूद एक्सटेंशन मिल रही है सर। तो ये चीजों को थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए समझाने का हम चाहेंगे, आपसे अनुरोध करेंगे कि प्रयास करें सर। देखिए, इस बात में तो नहीं संदेह होना चाहिए कि जेपी नड्डा ने वो बात कही थी, आरएसएस उससे खुश नहीं हुआ था उस बात को लेकर के, और मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी लगभग समकक्ष हैं उम्र के मामले में, तो इनके बीच में कौन किससे मिले ये सवाल भी हमेशा रहा है। और मोदी जी तो मिलने नहीं गए थे, लेकिन अब जा रहे हैं, तो ये बात महत्वपूर्ण है। नागपुर जाना ही मोदी जी का जाने का प्लान करना ही ये बदल रहा है कि बता रहा है कि माहौल बदल रहा है। माहौल एक और बात जो महत्वपूर्ण है, आज केंद्रीय गृह मंत्री ने जो संसद से जो कुछ बातें कही हैं वो वास्तव में आरएसएस के लिए मोदी जी की ओर से कही गई बातें हैं। मोदी सरकार का बखान जो है हुआ है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में हालात बदल दिए, नक्सलवाद को अब हम खत्म कर देंगे, उग्रवाद को पूर्वोत्तर में हमने खत्म कर दिया, ये सारी तारीख बता दी उन्होंने, 31 मार्च 2026 की तारीख बता दी, नक्सलवाद इस देश से खत्म हो जाएगा वो कह रहे हैं। हाँ, तो ये तारीख बताने के पीछे भी अपने कार्यकाल की आयु मांगना ही मकसद है। हमारे कार्यकाल की आयु मुझे प्रदान की जाए आरएसएस दरबार से, ये दिखता है। लेकिन आरएसएस ने भी वो सवाल उठाया है जिस पर मोदी और शाह चुप है, मणिपुर, और आरएसएस कुछ और सवाल को उठाता रहा है, हो सकता है इस बैठक में उठे। वो सवाल है कि भाई औरंगजेब की आज क्या प्रासंगिकता है, इसको भी उठाया है। आरएसएस ने मस्जिद के नीचे मंदिर न खोजे जाए ऐसी बातें भी कही हैं। इसी तरीके से आरएसएस ने ये भी कहा है कि भाई राम मंदिर के बाद में और दूसरे ऐसे मुद्दे न उठाए जाए, और जो कुछ भी काशी मथुरा का सवाल आया उससे भी आरएसएस ने अपने आप को दूर रखा है। ये सारी चीजें हो रही हैं और आरएसएस उस पर अपनी बात रख रहा है, ये साफ साफ दिखता है। और जो केंद्र सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो हमें लगता है कि आरएसएस बाहर में जरूर नहीं बोला लेकिन भीतर जरूर इस सवाल को उठाएंगे कि आखिर भारतीयों के कमर में, हाथ में, पैर में जंजीरें बांधकर देश की सरजमी पर सेना के विमान से जो पटका गया है, ये हमारे स्वाभिमान, देश के स्वाभिमान के खिलाफ घटना घटी है। ये बात बंद कमरे में ही होगी या आरएसएस की बैठक में होगी, खुल करके तो आरएसएस ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। और भी बहुत सारी बातें
अडानी से जुड़ी बातें कि दुनिया की अदालत में अडानी का भांडा फूट रहा है, केस लग रहे हैं, हमारे देश में क्यों नहीं उनकी जांच हो रही है, क्यों हमारे देश में सरेआम रिश्वत वो दे रहे हैं, उस पर चुप हैं। ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि आरएसएस तब चुप हो जाएगा जब ये गिनाएंगे कि हम नक्सलवाद और उग्रवाद खत्म कर रहे हैं और हमने जम्मू कश्मीर में माहौल बदल दिया है। ये सारी बातें जब कहेंगे तो जैसे आरएसएस ने मणिपुर उठाया है तो उसी तरीके से बाकी मुद्दे भी उठाएंगे। तो ये सवाल एक दूसरे को घेरने और बचने के लिए हो रहे, ये साफ तौर पर दिख रहा है। जी अच्छा, ये आपने बड़ी बात बोली है। इन तमाम जो विश्लेषण किया है, इसमें जो बड़ा विश्लेषण, एक तो मोदी साहब का 17 सितंबर को जो कार्यकाल पूरा होने की या 75 साल की आयु पूरी होने के बाद कार्यकाल रहेगा या नहीं रहेगा, इसके साथ साथ आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके जो बात कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कहा था जेपी नड्डा साहब ने कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, लेकिन अब संघ ये चाहता है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कम से कम ऐसा हो जो यस बॉस ना हो, यस मैन ना हो, और वो संगठन को मजबूत करे, खुद भी मजबूत आदमी हो और संघ को कहीं ना कहीं तवज्जो इसमें मिले। कहीं यही वजह तो नहीं है जो लगातार जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है और एक टकराव की स्थिति जो बनी हुई था वो सार्वजनिक हो रही है? देखिए प्रदीप जी, जेपी नड्डा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है जी बीजेपी के लिए, न कोई वो इतने प्रभावशाली नेता हैं कि उनके लिए या उनको सोचकर कोई फैसले लिए जा रहे हो। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये है कि अमित शाह और मोदी साहब अगर ये चाहे कि पार्टी का कोई ऐसा नेता हो जो सिर्फ और सिर्फ उनकी बात सुने, जैसे नड्डा साहब सुनते आए हैं, कैसे ऐसे चेहरे का चयन, और आरएसएस चाहता हो कि एक ऐसा चेहरा हो जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की कड़ी के रूप में काम करे, संगठन को भी मजबूत करे। यस मैन ना हो। यहीं पर ये उत्तर छिपा है कि जेपी नड्डा बहुत प्रभावशाली नेता नहीं होते हुए भी उनका एक्सटेंशन लगातार बढ़ता गया है। ये किस्मत नितिन गडकरी जी की नहीं रही है ना, लेकिन जेपी नड्डा जी की है, राजनाथ सिंह जी की भी नहीं रही, जेपी नड्डा जी की है, अमित शाह जी की भी नहीं रही, जेपी नड्डा जी की है। इतना लंबा तो इन लोगों ने कार्यकाल नहीं देखा और कई संवैधानिक दृष्टि से जो चुनाव आयोग के सामने जो बीजेपी का ये रखा हुआ है, संविधान रखा हुआ है, तो पार्टी के संविधान के हिसाब से भी ये इलीगल है कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है, पार्टी पदाधिकारियों का चुनाव नहीं हो रहा है। अगर पार्टी अध्यक्ष का एक एक्सटेंशन का की भी एक सीमा है तो खुद पार्टी के संविधान के बाहर जाकर के काम हो रहा है। और इसमें तो कई पत्रकारों ने सवाल उठाए हैं कि चुनाव आयोग को तो बीजेपी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए कि आप अपने संविधान के हिसाब से पार्टी का चुनाव ही नहीं करा रहे हैं, एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। तो ये कई लोगों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन चुनाव आयोग क्यों सुनेगा? भाई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक अलग मसला है। मगर जेपी नड्डा का एक्सटेंशन आरएसएस और बीजेपी के बीच एक सर्वमान्य नाम पर सहमति नहीं बन पाने की स्थिति का नतीजा है जी, और इसी वजह से उनको ये एक्सटेंशन मिल रहा है। अब यही मसला प्रधानमंत्री पद को लेकर के भी आ गया है। तो प्रधानमंत्री पद का एक्सटेंशन जैसी तो स्थिति नहीं है, वो तो जनता चुनती है। भाई होना तो ये भी नहीं चाहिए। आरएसएस कौन होता है प्रधानमंत्री जी? कितने साल रहे ना रहे, जनता ने 5 साल के लिए चुना है, वो रहेंगे। लेकिन आरएसएस का दावा होता है कि हम जिसको बनाते हैं वही बनता है। तो ये जो लोकतंत्र में एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक फोर्स जो एक खड़ा हो गया है, मतलब इस पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर एक समांतर सत्ता खड़ी हो गई है, ये देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। मोदी जी की तो आलोचना हो सकती है, सरकार की आलोचना जैसे होती है, नरेंद्र मोदी जी की किसी मायने में कोई निरंकुश कहता हो, कोई बहुत तारीफ करता हो, सब मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं चाहूंगा प्रेम सर थोड़ा सा
इसको एलोबरेट करें, इसको थोड़ा सा विस्तार में बताएं। समानांतर सत्ता जब खड़ी होती है तो देश के लोकतंत्र के लिए जो आपने ये बात कही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं सर, खोल के बताएं किस तरह के। हाँ, मैं वही उसी बात को थोड़ा कह रहा था और कह रहा हूं आपके प्रश्न आने के बाद भी कि मोदी जी से जितनी भी आलोचना हो, आप ये कह सकते हैं कि चुनाव में धांधली हुई, चुनाव में ये हुआ, चुनाव आयोग ने ईमानदारी से नहीं सुना, आरोप लगा सकते हैं। फिर भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपचार खोजना ही माना जाएगा इसको। मगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर अगर कोई शक्ति खड़ी हो जाए और कहने लगे कि तुम मेरे कहने पर समय से पहले इस्तीफा दे दो क्योंकि तुम 75 साल के हो गए हो, तो हमारे संविधान में कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि किसी ऐसी शक्ति को यह पावर देता है कि वो डिक्टेट करे। इस ख्याल से ये ऐसा इंटरफेयर है जो हमारे संवैधानिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में अलाउ नहीं है किसी को। जी, ये महत्वपूर्ण बात है। किसी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये पार्टी तय करेंगे कि नागपुर तय करेगा, आरएसएस तय करेगा? तो ये तय करना ही अनडेमोक्रेटिक है। बीजेपी के लोग इस बात पे खुश नहीं हो सकते कि हम आरएसएस से संचालित हो रहे हैं। भाई वाजपेयी जी को आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कीजिए, उन पर भी बहुत दबाव डाले जाते थे, लेकिन वाजपेयी जी आरएसएस का डिक्टेशन डेमोक्रेटिक मामले में लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने करगिल को लेके अपने से फैसला किया, पाकिस्तान के बारे में खुद फैसला किया, परमाणु परीक्षण के बारे में फैसला किया, किसके साथ गठबंधन करना है उस बारे में फैसला किया। सेक्युलरिज्म इस देश का मूल सिद्धांत है, इसको वाजपेयी जी ने डट कर बोला। हालांकि आडवाणी जी डिफरेंट वॉइस बोलते रहते थे, वो दूसरे तरह की छद्म धर्मनिरपेक्षता जैसा शब्द आया, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को नकारा नहीं कभी भी वाजपेयी जी ने। छद्म धर्मनिरपेक्षता को स्वीकारा आडवाणी जी के कहने पर, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता है तभी छद्म धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन आज जो लोग हैं वो तो धर्मनिरपेक्षता को ही बोलते हैं कि संविधान से हटा देंगे। ये बीजेपी में फर्क आया है तो आरएसएस के दखल के बाद आया है। आरएसएस से प्रतिरोध था, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता के समांतर छद्म धर्मनिरपेक्षता वर्ड आया। धर्मनिरपेक्षता को मिटाने के लिए कभी वाजपेयी जी तैयार नहीं हुए और आडवाणी जी को भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आप देखिए बीजेपी का जन्म हुआ, उसमें समाजवाद, गांधीवाद सब शब्द उसमें शामिल है बीजेपी के संविधान में, जो जब स्थापना हो रही थी। आज की बीजेपी उन शब्दों से परहेज कर रही है। ये फर्क है, ये आरएसएस के दखल को बताता है। उस समय वाजपेयी और आडवाणी जी आरएसएस को हावी होने नहीं दिए और आज मोदी शाह पर आरएसएस हावी होता दिख रहा है। ये समझने की बात है। जी, समझने की ये भी बात है कि आपने ठीक है, दखल नहीं होना चाहिए, सारी बातें हैं, लेकिन ये तो सबको पता है कि दखल जब नहीं होता है। बीजेपी इस समय उस दौर की पार्टी है जो कम से कम हम ये कहें कि अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी तो अभी नहीं है। इनको तो सत्ता चाहिए, हर हाल में चाहिए, कैसे भी चाहिए। और जब 400 सीटों का नारा दिया गया और बीजेपी को यह लग रहा था कि किसी भी सूरत में अपने दम पे सरकार बना लेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है या उसके अध्यक्ष ये कहते हैं कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पार्टी जो है बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पकड़ पाती है तो उसके बाद फिर आरएसएस तो अपनी बात कहेगा और चेताएगा सरकार को सर। और वो देखा कि जिस तरह से मनाने की कोशिश हुई और माना भी, तो महाराष्ट्र चुनाव में और हरियाणा चुनाव में वो नतीजों में भी परिवर्तित होता दिखा। देखिए, ये आरएसएस का ही प्रभाव और दखल है और उस परिस्थिति में है जब मोदी शाह के नेतृत्व में 2024 में बीजेपी की का संसदीय आकार छोटा हो गया, संसद में मौजूदगी छोटी हो गई, तो नई सरकार ने बीजेपी सरकारी कर्मचारियों के बीच आरएसएस की मौजूदगी बढ़ा दी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस का मेंबर हो सकता है। जी, अब तो जज भी कह रहे हैं कि हम आरएसएस के मेंबर हैं। तो ये जो माहौल बना है आरएसएस की मजबूत होने का प्रमाण है।
जी लेकिन फिर भी मोदी शाह ने स्वतंत्र सत्ता भी चलाई है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इतनी ताकत थी कि संघ को बीच में बोलते नहीं बनता था। लेकिन अब जब ताकत घटी है, खासकर कर्नाटक के चुनाव के बाद से ही आरएसएस जो है बीजेपी पर हावी होना शुरू हो गया था। जी उसके बाद से ही उनके निर्देश और उनकी राय सब महत्वपूर्ण होकर के बीजेपी में पहुंचने लगी थी। और उससे निकलने की कवायद थी वो जेपी नड्डा का बयान जो चुनाव के दौरान था। तब उनको विश्वास था कि हम तो 400 पार आ जाएंगे, और अगर 400 पार आ जाता तो फिर ये मोदी शाह की सत्ता आरएसएस को भी तवज्जो नहीं देती, और आरएसएस इतने धमक के साथ में आज डिक्टेशन नहीं कर रहा होता कि मोदी जी को नागपुर पहुंचना पड़ेगा और नागपुर में आरएसएस की बैठक में हिस्सा लेना पड़ेगा। ये भी पहली बार हो रहा है। जी, ये भी पहली बार हो रहा है दोस्तों। आरएसएस की बैठक में मोदी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिनिधि सभा की इस बैठक में मणिपुर का मुद्दा उठाया गया और तमिलनाडु और केंद्र के बीच जो परिसीमन का और भाषा का विवाद है उसका मुद्दा उठाया गया। इसको लेके आपने प्रेम कुमार जी का विश्लेषण सुना। प्रेम जी इस देश के जाने माने उन पत्रकारों में से हैं जो अलग अलग अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में संपादक रहे, लेकिन कभी सत्ता का या किसी भी दूसरी शक्तियों का दबाव नहीं माना। यही वजह है कि आज इतने खुल के और निर्भीक होकर बोलते हैं। प्रेम जी की टिप्पणी आपको कैसी लगी, विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद प्रेम सर, नमस्कार दोस्तों।